हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो आपके साथ जुड़ चुके हैं, चलिए आप भी फटाफट जुड़ जाइए। ये आप सभी का मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका ये घर है। तो जुड़ जाइए इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार पर। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश हो करते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आप सभी से छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से वीडियोस में प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और वीडियोज के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों और हर एक दोस्तों को शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत के प्रत्येक आम नागरिक जन जन तक एक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और इस गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आज ही चैनल से जुड़ जाइए और गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बड़ा कीजिए। तो पिछले सेशन में हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे थे कि प्रमुख वे अनुच्छेद जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम एक साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि किसी भी अनुच्छेद को से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप सभी का गलत ना होने पाए। और इस महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की श्रृंखला में आज हम अनुच्छेद 213 तक हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 214 से आगे के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। और जब इससे पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे, नहीं देखे हैं तो एडवाइस करता हूं उसको भी देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे वीडियोस भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ क्रम से सारी वीडियो लगी हुई है और वहाँ आप जाके देखिए, जिससे बेहतर समझ आप सभी को सही समझ में आएगी। तो आज हम पिछले सेशन में अनुच्छेद 213 तक खत्म कर दिया था। आज की श्रृंखला में अनुच्छेद 213 से आगे के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम उम्मीद करूंगा कि महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का समापन भी कर दूं, क्योंकि अब यहाँ हमें अभी तक हम लगभग एक आर्टिकल को पढ़ रहे थे। अब यहाँ से हम स्पीड पकड़ के भागना शुरू करेंगे। यानी अब यहाँ से हर एक अनुच्छेद आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, तो हर एक अनुच्छेद को नहीं पढ़ेंगे। बाकी हम देखिए, यहाँ अनुच्छेद 238 के बाद 247 आ गए। इसी हालत में अब हम आगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा उन्हीं पर फोकस करेंगे। तो अनुच्छेद 213 में क्या है, तो अनुच्छेद 213 में याद कर लीजिए, विधानमंडल में जब विश्रांति काल का समय गुजरा होता है, यानी विधानमंडल में जब विश्रांति काल का दौर गुजरता है, विश्रांति काल का समय होता है, तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली होती है। यानी अगर सदन नहीं चल रहा है, विधानमंडल में विश्रांति काल का समय चल रहा है, तो ऐसे में क्या कोई बिल पारित हो सकता है? तो ऐसे में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। अगर विधानमंडल में विश्रांति काल का समय है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ मिली हुई है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 213 में याद कर लीजिए
कि विधानमंडल में अगर विश्रांति काल का समय है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। अर्थात अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है और विधानमंडल भले ही विश्रांति काल के समय में है लेकिन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। नेक्स्ट आइए, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 214 यानी आर्टिकल 214। तो 214 में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, यानी अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। यानी उच्च न्यायालय की यहाँ स्थापना होगा और गठन उच्च न्यायालय का गठन होगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 214। यहाँ अगर हम देखें तो आपको ये जानकारी मैं बता दूं, अनुच्छेद 214 से लेकर 238 में आपको सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय से संबंधित ही जानकारी मिलेगी। यानी याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 214 से लेकर 238 तक हमें उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दी हुई है। यानी अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 238 किस पर संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से संबंधित है और उच्च न्यायालय में 202 का गठन स्थापना करता है अनुच्छेद 214। तो याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 238। तो 238 में आप याद कर लीजिए, यहाँ अनुच्छेद 238 में पंचायत की परिभाषा दी हुई है। किसकी परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों? पंचायत की परिभाषा। कौन सा पंचायत? जो ये ग्राम सभा वाला, ग्राम प्रधान वाला पंचायत होता है, नगर पालिका वाला पंचायत होता है, जिसको हम अनुसूची के 12वीं अनुसूची में पढ़ा था। ये पंचायतों की परिभाषा दिया हुआ है आर्टिकल 238 में। यानी 238 में याद कर लीजिए पंचायत की परिभाषा कि पंचायत क्या होता है, पंचायत के बारे में सारी परिभाषा दी हुई है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 238 में। तो अब 238 आपको पता हो गया कि पंचायत की परिभाषा है। तो अब आप देखिए अब इसीलिए मैं कहा था कि अब मैं आज के सेशन में स्पीड पकड़ूंगा कि देखिए 238 के बाद डायरेक्ट 247 पे आ गया। इसी तरीके से अब हम भागेंगे। अब मैंने 239 क्यों नहीं बताया, 40 क्यों नहीं बताया, 41 क्यों नहीं? क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। परीक्षा में जितना पूछा जाता है उतना ही हमें बताना है। अदरवाइज एक अनुच्छेद में पढ़ जाओगे तो सामने हो सकता है कोई परीक्षा हो तो कवर नहीं हो पाएगा। अब पहले जितना परीक्षा में महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है उतना पढ़ लो, फिर नेक्स्ट सेशन में कभी हम फिर आपको एक एक अनुच्छेद भी बता देंगे। तो 238 में पंचायत की परिभाषा है। तो 238 के बाद सीधा आ जाइए 247 में। 247 में क्या है? अनुच्छेद 247 आर्टिकल 247 में क्या है कि यहाँ अनुच्छेद 247 में अतिरिक्त न्यायालय का मामला दिया हुआ है। यानी अनुच्छेद 247 में अतिरिक्त न्यायालय आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 247 में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करेगा। अगर अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति दी हुई है। यानी ये अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कौन करता है, किसको शक्ति मिली हुई है? तो अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति संसद को मिली हुई है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 247 के अंतर्गत, अनुच्छेद 247 के अंतर्गत। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 247 में याद कर लीजिए कि अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति संसद को प्राप्त है।
अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 247 अनुच्छेद के अंतर्गत। याद कर लीजिए। अब हम आते हैं सीधे अगले आर्टिकल के रूप में आते हैं। अनुच्छेद 262 आते हैं। 262 क्या है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262? क्योंकि यहाँ अंतरराज्यीय नदियों से संबंधित बातें दी हुई हैं और नदी आपके परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 है, संबंधित किससे? अंतरराज्यीय नदियों के जल जो विवाद हैं उनमें न्याय निर्णय दिया हुआ है कि तो इस नाते महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णय। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 में याद कर लीजिए अंतरराज्यीय नदियों, अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णय। तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 कहता है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों के बारे में न्याय निर्णय देता है। यानी कहीं अंतरराज्यीय नदियों के जल से संबंधित अगर कहीं कोई विवाद होता है तो ये संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262। याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सीधे आगे अगला अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद 266 आर्टिकल 266 और अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि के बारे में दिया हुआ है। यानी भारत व राज्य की जो संचित निधि है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 266। तो अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि। ये संचित निधि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संचित निधि एक कोष होता है जहां से भारत के कुछ प्रमुख नेताओं का, कुछ प्रमुख अधिकारियों का वेतन दिया जाता है जो भारत के अर्थव्यवस्था पर असर नहीं डालता। यानी भारत कितना भी परेशान हो जाए, आपात हो जाए, आपके स्थिति में आ जाए, दिवालिया हो जाए, लेकिन संचित निधि पर भारित होने वाले वेतन पेंशन को कभी यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति का पेमेंट यानी सैलरी, पारिश्रमिक भारत के संचित निधि पर भारित होती है। यानी देश दिवालिया हो जाए, अर्थव्यवस्था से एकदम कमजोर हो जाए, तब पर भी भारत के हर एक कर्मचारी की, अधिकारी की वेतन रुक जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन नहीं रुकेगा। इस प्रकार से जो भारत की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 से संबंधित है। तो याद कर लीजिए अगला अनुच्छेद 266 और 266 में लिख लीजिए भारत और राज्यों की संचित निधि। भारत और राज्यों की संचित निधि
भारत और राज्यों की संचित निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि से संबंधित आर्टिकल है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267। तो 267 में आकस्मिकता निधि याद कर लीजिए। भारत और राज्यों की संचित निधि कहाँ है? आर्टिकल अनुच्छेद 266 में, और 267 में आकस्मिकता निधि याद कर लीजिए। तो अगला अनुच्छेद आकस्मिकता निधि लिख लीजिए, अनुच्छेद 267 में। 267 आर्टिकल, अनुच्छेद 267 आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि यानी भारत और राज्यों की संचित निधि संबंधित है अनुच्छेद 266 से, और आकस्मिकता निधि संबंधित है अनुच्छेद 267 से, याद कर लीजिए। अगला आर्टिकल सीधे आते हैं अनुच्छेद 276 में। आर्टिकल 276 में, तो 276 याद कर लीजिए, वित्तीय व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, यानी वित्तीय व्यापार और आजीविकाओं और नियोजनों पर कर से संबंधित अनुच्छेद है, याद कर लीजिए अनुच्छेद 276। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 276, आर्टिकल 276 में याद कर लीजिए, वित्तीय व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर, नियोजनों पर कर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 में याद कर लीजिए, वित्तीय हो जाएगा, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों पर जो कर लगाया जाता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित है 276। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 276 में वित्तीय कर लगेगा, अनुच्छेद 276 में वित्तीय कर लगेगा, व्यापार कर भी जो लगता है अनुच्छेद 276 के अंतर्गत लगता है, और आजीविकाओं और नियोजनों पर जो टैक्स जो कर लगता है, ये भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 276 के अंतर्गत लगेगा। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 276 में वित्तीय, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अगला आर्टिकल सीधे अनुच्छेद 280 पर। तो 280 एक वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, और आपके हर परीक्षा में 99% चांसेस होते हैं इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आने के में। कौन सा अनुच्छेद है? 280। 280 आप हर एक परीक्षा में जहां भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाओगे वहां आपको ये मिल ही जाएगा। शायद कहीं इत्तेफाक से अगर ना पूछा जाए मैक्सिमम चांसेस अनुच्छेद 280 आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है, चाहे सुमेलन वाले में दे दे या कहीं दे दे, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो अनुच्छेद 280 क्या है? वित्त आयोग से, यानी वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद कर लीजिए वित्त आयोग संबंधित है अनुच्छेद 280 से संबंधित। तो आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में याद कर लीजिए वित्त आयोग। कौन सा आयोग? वित्त आयोग। वित्त आयोग
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 से संबंधित है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 287, और 287 आर्टिकल अनुच्छेद 287 में क्या है? जब हम विद्युत पर कर से छूट लेते हैं, विद्युत से जो टैक्स होता है विद्युत पर, उन टैक्सेस पर, उन विद्युत के करों से में जो छूट लेते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 287 के अंतर्गत आता है। याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 287, आर्टिकल 287 विद्युत पर कर से छूट, विद्युत पर कर से छूट यानी विद्युत पर टैक्स से छूट संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 287। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 287 287 आर्टिकल 287 में याद कर लीजिए, विद्युत पर कर से छूट, विद्युत पर कर यानी कि टैक्स से छूट, विद्युत पर जो टैक्सेस में जो कर में छूट आता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित है 287। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 287 में विद्युत पर कर से छूट, विद्युत पर टैक्स से छूट। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला आर्टिकल, अगला अनुच्छेद, सीधे आते हैं फटाफट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 292, यानी आर्टिकल 292 कहता है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। जब हम भारत सरकार से कहीं कोई उधार लेते हैं तो ये भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संबंधित होता है, कौन सा अनुच्छेद संबंधित होता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि भारत सरकार से उधार जो लिया जाता है, ये संबंधित है अनुच्छेद 292, यानी राज्य सरकारें, आप सभी को पता होगा कि राज्य सरकारें बीच बीच में अपना कार्य को करने के लिए केंद्र सरकार से पैसा उधार के रूप में लेते हैं, विश्व बैंक से पैसा उधार के रूप में लेते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा जो पैसा उधार लिया जाता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 292 के अंतर्गत, याद कर लीजिए। तो अनुच्छेद 292 क्या कहता है? याद कर लीजिए, आर्टिकल 292, अनुच्छेद 292 याद कर लीजिए, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा कहीं कोई उधार लिया जा रहा है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत आता है। भारत सरकार से जो भी पैसा उधार लिया जाता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया जाता है उधार? तो 292 अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल 292 के अंतर्गत। याद कर लीजिए, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अब भारत सरकार से उधार लेने की बात हो गई कि ये भारत सरकार से जब उधार लिया जाता है तो ये अनुच्छेद 292 के अंतर से प्रभावित है। तो अब राज्य सरकार से भी उधार लिया जाता होगा, तो राज्य सरकार से उधार लेना, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये भी इसका नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 293, यानी 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाता है और 293 अनुच्छेद संबंधित है राज्य सरकार द्वारा उधार लेने से। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 293 याद कर लीजिए, राज्य सरकार
द्वारा उधार लेना, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित है 293। तो 293 में संबंधित है राज्य सरकार द्वारा पैसा उधार लिया जाता है और 292 में भारत सरकार द्वारा वो पैसा उधार लिया जाता है। तो कंफ्यूजन मत में होना रहिएगा, ये 292 293 को रिलेट कर लीजिएगा। यानी जब भारत सरकार से पैसा उधार लिया जाएगा तो अनुच्छेद 292 हो जाएगा और राज्य सरकार द्वारा जब यही उधार की बात आएगी तो आर्टिकल 293 याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 300 का, और 300 का ये आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो ये 300 के का में जिस बात की जिक्र किया गया है ये कभी भारतीय संविधान के अनुसूची में प्रक्रिया बनी हुई थी। अब वह अनुसूची से सरकार को काम काज करने के लिए होना पड़ता था डिजिटल। तो उस मूल अधिकार का है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं बल्कि ये 300 के का में जो जिस चीज का वर्णित है ये कभी फंडामेंटल ड्यूटी यानी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल ऑफ राइट मूल अधिकार में शामिल था। और मूल अधिकार में जब शामिल था तो सरकार को काम काज में करने के लिए डिस्टर्ब होना पड़ता था। इस नाते उस मूल अधिकार को वहां से हटाकर इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के का में रखा गया। और 300 के का में क्या है, संपत्ति पर कानूनी अधिकार। और ये संपत्ति पर कानूनी अधिकार ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था। तो जब मूल अधिकार था संपत्ति तो सरकार कोई भी काम करना होता था तो उसे भूमि की जरूरत काम करवाने के लिए थी। तो भूमि को सुलभ करवाने के लिए अब चूंकि जनता का मूल अधिकार जब संपत्ति था तो भूमि को ले नहीं पाती थी सरकार। तो इस नाते इसे संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे वहां से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति पर एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के का याद कर लीजिए, संपत्ति पर कानूनी अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के का याद कर लीजिए, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 के का आर्टिकल 300 के का में याद कर लीजिए, संपत्ति पर कानूनी अधिकार। संपत्ति पर कानूनी अधिकार, संपत्ति पर कानूनी अधिकार। ये संपत्ति पर कानूनी अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 300 का। तो 300 के का अनुच्छेद में 300 के का आर्टिकल में संपत्ति पर कानूनी अधिकार। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312। तो 312 में याद कर लीजिए अखिल भारतीय सेवा, जिसकी आप सभी तैयारी करते हो, जो आप सभी की इच्छा है, सपना है बनने के लिए, एक IAS एक PCS बनने की जो आकांक्षा आप सभी के कहीं हृदय में संजोए बैठा है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 312। तो 312 में अखिल भारतीय सेवा, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 312 याद कर लीजिए। आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा।
अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 में आप पढ़ोगे अखिल भारतीय सेवा, आईएएस पीसीएस जो आपकी बनने की इच्छा है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 क्या याद रखना है, अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद से संबंधित है, 312। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। अब नेक्स्ट आ जाइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315। तो 315 में अब संघ के साथ साथ राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगी। अभी 312 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने पढ़ा, अखिल भारतीय सेवा के बारे में पढ़ा कि अब यहाँ ये आईएएस का है। अब 312 से आगे जब 315 पढ़ेंगे तो वह 315 में संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग यानी संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगी। तो 315 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 315। तो 315 में संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग, एक लोक सेवा आयोग होगा। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो अनुच्छेद 315 याद कर लीजिए। यानी 312 में क्या पढ़ा, लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमने पढ़ा था। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, अखिल भारतीय सेवा के बारे में अनुच्छेद 312 और 315 में संघ के साथ साथ राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। अब संघ के लिए भी लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए भी लोक सेवा आयोग होगा अनुच्छेद 315 में। तो याद कर लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल याद हो गया होगा एक एक अनुच्छेद। तो कैसा लगा आज अभी तक की जानकारी, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए एक बार निकाल करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 में याद कर लीजिए कि विधानमंडल अगर विश्रांति काल में है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई है अध्यादेश जारी करने की। यानी विधानमंडल विश्रांति काल के समय में है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 214, और 214 में उच्च न्यायालय का गठन स्थापना है। यानी अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 238 तक हम सब कुछ उच्च न्यायालय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 214 से 238 तक उच्च न्यायालय के बारे में से संबंधित है। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 238 में पंचायत की परिभाषा। ये ग्राम सभा वाली पंचायत, नगर पालिका वाली पंचायत की परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 238 में। अब अनुच्छेद 247 आ जाइए। यहाँ अनुच्छेद 247 में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ये संसद की शक्ति यहाँ मिली हुई है अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना के लिए अनुच्छेद 247 के अंतर्गत।
नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णय दिया हुआ है अनुच्छेद 262 में। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि। भारत और राज्यों की संचित निधि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 से संबंधित है। और आकस्मिकता निधि के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये आकस्मिकता निधि संबंधित है 267 अनुच्छेद से संबंधित। अनुच्छेद 276 में वित्तीय व्यापार आजीविकाओं और नियोजनों पर कर यानी कि टैक्सेस। अनुच्छेद 280 में आइए वित्त आयोग आएगा। अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। अनुच्छेद 287 और अनुच्छेद 287 में विद्युत पर जो कर लिया जाता है उन करों से छूट दिलाता है अनुच्छेद 287। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना और राज्य सरकार द्वारा जब उधार लेने की बात आती है तो अनुच्छेद 293। तो 292 अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाता है और अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लिया जाता है, ये याद कर लीजिए। अनुच्छेद 300 का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का बाद में जोड़ा गया था। पहले ये मूल अधिकार फंडामेंटल ऑफ राइट में था, अब इसे हटाकर वहां से हटाकर यहाँ अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 300 के का में संपत्ति पर कानूनी अधिकार और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 312 में और अनुच्छेद 315 में संघ के साथ साथ राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। ये अनुच्छेद 315 याद कर लीजिए। अब आते हैं भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 324 और 324 में है चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग। जो चुनाव होता है उसके लिए एक निर्वाचन आयोग बनती होती है और वो चुनाव निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है भारतीय संविधान में? तो अनुच्छेद 324 में जब आप पढ़ोगे तो निर्वाचन आयोग आएगा अनुच्छेद 324। तो उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए हैं तो इरेज करता हूं। अनुच्छेद याद कीजिए अनुच्छेद 324 और 324 में क्या है याद कर लीजिए। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ऐसे परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग संबंधित है अनुच्छेद 324 से, याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 330। तो 330 में आ जाइए लोकसभा में SC/ST को आरक्षण। लोक सभा के सीट में ST/SC यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रक्रिया बनाई गई है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। आप कभी कहीं कहीं देखते हो कि लोकसभा सीट में कि ऐसे लोकसभा क्षेत्र कहीं SC के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है तो कहीं ST के लिए आरक्षित हो गई है। विधानसभा में कहीं SC के लिए आरक्षित है सीट, कहीं ST के लिए सीट आरक्षित है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से संबंधित है। तो याद कर लीजिए 330 में लोकसभा में ST
यानी अनुसूचित जनजाति और एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए को आरक्षण दिया गया है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330 में याद कर लीजिए लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है, आरक्षण मिला हुआ है। अब नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण दिया हुआ है। अब जब अनुच्छेद 331 देखोगे तो यहाँ लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, जो कि अब ये भी खत्म हो चुका है। क्यों? ये 331 एंग्लो इंडियन क्या होता है? भारतीय संविधान में कुल सांसदों की संख्या है 552 और 552 में 550 सांसद की चुनाव होती है और 2 एंग्लो इंडियन सीधे मनोनीत कर लिए जाते हैं राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति सीधे 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर लेते हैं। तो इस तरह से कुल सांसदों की संख्या सदन में 552 होती है, कुल सदस्यों की संख्या। तो ये 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन से। तो ये भी अब वर्तमान में खत्म हो चुका है। यानी अब भारतीय संविधान में अगर सदस्यों की संख्या सदन में पूछें तो सदन में सदस्यों की संख्या 550 है। पहले 550 प्लस 2 ये एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करता था, जो अब खत्म हो गया है। अब अगर पूछे कि तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 550, 2 एंग्लो इंडियन अब न रहा। तो 330 में अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण और 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिला हुआ है। और 332 में विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 332 अब लोकसभा हमने पढ़ लिया, विधानसभा में भी यही चीज है। याद कर लीजिए अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण, विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, 332 अनुच्छेद में विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण और 333 में यही चीज विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण होगा, जो कि अब यहाँ भी खत्म हो चुका है। तो 333 में याद कर लीजिए विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, लेकिन अब ये भी खत्म हो चुका है। तो क्यों पढ़ना? अब नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338। तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 और 338 में याद कर लीजिए अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित
जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा किया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में। और 338 का में यही एक चीज और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 338 के का में याद कर लीजिए अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एससी के लिए जो आयोग बनेगा ये अनुच्छेद 338 से, और एसटी के लिए जो आयोग बना है भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद 338 के का में। तो 338 अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी के लिए आयोग बना है, और अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी के लिए एक आयोग बना हुआ है। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340। तो 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, तो पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 340। तो 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के लिए आयोग बना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए जो आयोग है अनुच्छेद 340 से संबंधित है, आर्टिकल 340 से संबंधित है। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद कर लीजिएगा, स्टार जरूर बना लीजिएगा। अनुच्छेद 343 में 43 क्या है, हिंदी को राजभाषा लिपि यानी कि हिंदी को राजभाषा के रूप में यानी लिपि देवनागरी। 343 अनुच्छेद याद कर लीजिए, 343 अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा और लिपि क्या है, लिपि देवनागरी, देवनागरी, हिंदी को देवनागरी याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा और लिपि क्या है, देवनागरी। अब नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360 में ये चीज आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये तीनों कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और तीनों ये आपात से संबंधित है। आपात से संबंधित अनुच्छेद 352 भी है, 356 भी है, 360 यहाँ मैं 64 लिख दिया था, 360। तो 352 अनुच्छेद 352 की बात हो, 356 की बात हो, अनुच्छेद 360 की बात है, तो सारे आपात से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 352 की बात अगर किया जाए तो देश में राष्ट्रीय आपात की बात करता है। तो देश में जब राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है तो अनुच्छेद संबंधित है 352। तो याद कर लीजिए 352 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। और अनुच्छेद 360 संबंधित है जब देश में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा होता है, यानी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप चलाने में सरकार विफल है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन
और 360 में वित्तीय आपात की दशा में अगर देश होता है, यानी देश के पास पैसे की कंगाली हो जाती है, पैसे की व्यवस्था सही नहीं, बिगड़ जाती है, तो उस दिशा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपात, जो कि भारत में 352 भी लग चुका है, 356 भी लगा हुआ है, लेकिन 360 अभी तक भारत में कभी ऐसी कंडीशन नहीं हुई है कि 360 लगानी पड़े, यानी कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल का समय नहीं गुजरा हुआ है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 में प्रावधान है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की बात होगा तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 की बात होगी तो 352 में याद कर लीजिए राष्ट्रीय आपात, 356 में याद कर लीजिए राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तो नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का नेक्स्ट अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 368। तो 368 में संविधान में जो संशोधन होते हैं उन संशोधन की प्रक्रिया दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में जो संशोधन बीच बीच में होते रहते हैं, तो ये भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संबंधित है अनुच्छेद 368 से। याद कर लीजिए अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368 से। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को कहीं किसी एक अनुच्छेद में आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, यहां तक मैंने रिकॉल कर दिया था। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है, यानी जो भारत में राज्य के में चुनाव होते हैं, ये चुनाव कौन कराता है, एक निर्वाचन आयोग संविधान में बना हुआ है और यही निर्वाचन आयोग की देखरेख में निगरानी में चुनाव होता है। तो ये निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 324 में। अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 आप सभी याद कर लीजिए, एक साथ इसको कोरिलेट कर लीजिए। 331 में, अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण की प्रक्रिया दिया हुआ है, यानी लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण की प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए भी आरक्षण दिया हुआ है, ये अनुच्छेद 331 के अंतर्गत है, जो कि अब ये खत्म हो गया है। अब यहाँ से सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 332 में आ जाइए विधानसभा। अब यही चीज यहाँ विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण और 333 अनुच्छेद में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। तो 300 जब एंग्लो इंडियन अब नहीं है तो यहाँ 331 और 333 भी खत्म है। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 338। 338 में संविधान में एक अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है। तो ये संवैधानिक संस्था है अनुसूचित जाति आयोग, यानी शेड्यूल कास्ट SC के लिए एक आयोग बना हुआ है। ये संवैधानिक संस्था है जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में बना हुआ है, ये संवैधानिक होता है। तो ये अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक संस्था है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। इसी प्रकार अनुच्छेद 338 के एक का में
अनुसूचित जाति आयोग यहाँ 38 में था, तो 38 के का में बना लिया गया है अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी एससी के लिए भी आयोग होगा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, और एसटी के लिए जो आयोग है ये अनुच्छेद 338 के का के अंतर्गत। अब 340 अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी के लिए आयोग है, और 343 में अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में व्यक्त किया गया है और लिपि इनकी देवनागरी है। अब अपाठ हमें देखना है 352 अपाठ, 360, 356 और 368। तो 352 है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल का समय होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन जब देश में लगता है, राज्य में लगता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और जब देश में वित्तीय आपात लगता है, पैसे की व्यवस्था खराब हो जाती है, तो उस दशा में वित्तीय आपातकाल का समय होता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। जो भी अभी तक वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 कभी भारत में नहीं लगा है। और संविधान में जो संशोधन बीच बीच में होता है, तो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान निर्माताओं ने भी बना दी थी कि अगर किसी अनुच्छेद में किसी संविधान में संशोधन की व्यवस्था करनी पड़े, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन हो सकते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से एक एक अनुच्छेद को समझ गए होंगे। कहीं किसी अनुच्छेद में प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज इसी के साथ भारतीय संविधान के सारे प्रमुख अनुच्छेदों को हम समापन कर दिए। अब आप सभी एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, बकायदे देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी का आदेश होगा तो जो छूटे हुए अनुच्छेद हैं हम उनको भी लेकर बहुत जल्द आऊँगा। तो आप सभी से बस यही अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सभी से साहिदय कोट प्रणाम करते हुए अपील करके गुजारिश करूँगा कि ये गंगा एकेडमी मंच प्लेटफॉर्म ये परिवार आपका है और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट चैनल पर आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, लगातार देखिए, निरंतर देखिए और बार बार देखिए, और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के हर ग्रुपों में से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों और हर दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक, जन जन तक आप सब पहुंचा दीजिए और जुड़ते जाइए, जिससे आप सभी का उद्देश्य गंगा एकेडमी पर पूरा हो सके। मेरा वादा है कि आप सभी अगर निरंतर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाएंगे तो गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी निःशुल्क PDF सहित आप सभी को उपलब्ध होगा। बस आप सभी जल्दी जल्दी हमें प्यार और सपोर्ट देते रह जाइए। गंगा एकेडमी पर आप सभी के लिए हर एक विषय की बेहतर से बेहतर टीम एडुकेटर की टीम होगी और आप सभी के घर से पूरा संपूर्ण सिलेबस पर आप सभी को PDF सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए जुड़ते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में आप सभी के बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलूंगा बहुत जल्द। बाबा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।